फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और उसका लेक्चर 1 होगा, जिसमें हम पोइट्री की हिस्ट्री किस तरीके से किस किस पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में, मॉडर्निज्म पीरियड में, रोमांटिक पीरियड में किस किस तरीके से पोइट्री की शुरुआत हुई, कौन कौन से मेजर पोइट्स थे, आज की वीडियो में हम ये करेंगे। हम फर्दर पोइट्री टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम सभी तरीके की पोइट्री, लिरिक पोइट्री, ऑड, बैलेड, लिमरिक, सभी तरीके की पोइट्री को इंडिविजुअली एक एक वीडियो में कवर करेंगे। और ये सभी टॉपिक्स आपके यूजीसी, जेपीएससी, सीयूईटी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इन लेक्चर्स को मिस मत करिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ समझिए और इस हिसाब से समझिए कि अगर आपसे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करे तो भी आप आराम से आंसर कर पाएं। In this video, we will talk about poetry, what is poetry and what is the history of poetry till date. अगर आपको किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में पोइट्री की डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? जनरली हम ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख देते हैं कि लिरिकल रिदमिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। उससे भी थोड़ी सी आगे है ये डेफिनेशन, अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट कॉन्वेज थॉट्स, डिस्क्राइब्स अ सीन, टेल्स अ स्टोरी इन अ कॉन्सेंट्रेटेड लिरिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। तो इस तरीके से आंसर को ब्यूटिफाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ ही लिख दीजिए कि पोइट्री में एक स्ट्रक्चर होती है, राइमिंग लाइंस, मीटर, रिदम, एम्फेसिस ऑन द बीट। और पोइट्री फ्री भी हो सकती है, तो फ्री वर्ड्स की पोइट्री किस तरीके की होती है वो भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। इन डिफरेंट वीडियोस वी विल रीड अबाउट ऑल द फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज इन डिटेल, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिले। तो हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट पोइट्रीज जो एग्जिस्ट करती हैं आज भी, दे आर हिम, जिनको कि एट्रीब्यूट किया है सेंट कैडमन को। सेंट कैडमन हु लिव्ड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 658 एंड 680 एडी, और एपिक सागा जिसकी की ऑथरशिप नहीं पता है, बियरवल्फ, जिसकी डेट मानी जाती है 600 टू 1000 एडी। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि हु हैज रिटन बियरवल्फ, तो आपका आंसर रहेगा एन अननेम्ड नैरेटर। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत सी ऑथरशिप और बहुत से हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स भी पता चलेंगे। अब हम मिडिल इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉलोइंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, 1066 का नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तो काफ़ी पॉपुलर है। Norman French became the language of the upper class and the courts and exerted a huge influence on English tongue. क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का ईयर, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कौन सी लैंग्वेज पॉपुलर हुई थी, दैट कैन बी ए क्वेश्चन। और यही वो टाइम पीरियड था जब मिडिल इंग्लिश पोइट्री, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज पॉपुलर हुई। इसी लैंग्वेज ने डोमिनेट किया सभी तरीके की पोइट्रीज को बाय ब्रीफ इमोटिव लिरिक पोम्स एंड फैंटास्टिकल शिवेलरिक रोमांसेस। रिदम, राइम, इन सब ने रिप्लेस कर दिया एलिट्रेशन को, और रिदम और राइम एक तरीके से एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक बन गए। सबसे पॉपुलर पोइट्री की बात करें अगर इस टाइम पीरियड की, तो इट इज़ द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चॉसर, जिसमें हर तरीके के कैरेक्टर की, डे टू डे के हर तरीके के कैरेक्टर की, मिलर्स की, मर्चेंट्स की, रीव्स की, वाइफ्स की, और सोल्जर्स की, और प्रायरेस की, नन्स की, इन सब की स्टोरीज हमें जानने को मिली। इसके बाद आता है रेनेसांस पीरियड, जिसकी एक्चुअली शुरुआत हुई थी इटली में, लेकिन इंग्लैंड में भी पहुंचा ये। एंड दैट टाइम द क्वीन वॉज एलिजाबेथ। दिस वॉज द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, द सोनेट, द पेस्टोरल पोम एंड थिएटर, ये सब बहुत पॉपुलर हो रहे थे इस टाइम पर। विलियम शेक्सपियर, जिनकी एज 1564 से 1616 तक थी, और एडमंड स्पेंसर 52 टू 1599, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फेरी क्वीन के लिए। इन्होंने डोमिनेट किया एलिजाबेथन पीरियड की पोइट्री को। ऑल्दो और भी बहुत से राइटर्स रहे थे, ड्रामेटिस्ट थे बाकी सब राइटर मेजरली। अगर हम पोएट्स की बात करें तो इट वॉज विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर एंड अ लिटिल लेट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट ने तो एक इतिहास ही खड़ा कर दिया था। मार्क्स द रिटर्न ऑफ द रिलीजियस कंसर्न्स विच ऑल्सो फाउंड देयर वे इनटू द वर्क ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट्स आए लगभग इसी टाइम के थोड़ा बाद, इंक्लूडिंग जॉन डन एंड एंड्रू मार्वल। तो रेनेसांस पीरियड की पोइट्री के अंदर हम पुट करेंगे विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर, मिल्टन,
many metaphysical poets like John Donne and Andrew Marvell. Paradise Lost का ये रह सकता है मे बी आपको किसी MCQ में. Do remember it, it is 1667. आगे बढ़ते 18th सेंचुरी की तरफ. 18th सेंचुरी में सटायर बहुत पॉपुलर हो रहे थे एलेक्जेंडर पोप की वजह से, या फिर एलेक्जेंडर पोप के ही एक कॉन्टेम्परेरी जॉन ड्राइडन की वजह से. Satire was all the rage in 18th century English poetry and the wit of the likes of Alexander Pope and Jonathan Swift. ड्राइडन की भी बात करेंगे, उनकी एक अलग पोइट्री का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. और इसी टाइम पर एक टर्म आई ऑगस्टिन. ऑगस्टिन इज रेफर्ड ऑफन used to describe the other great poetic session of the time, translations of the great classical Greek and Roman writers and poets such as Homer, Horace and Juvenal. तो पोप का, जोनाथन स्विफ्ट का, ड्राइडन का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें कि वो सभी फीचर्स, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो किया करते थे जो कि क्लासिकल ग्रीक टाइम पीरियड पर थे, जैसे कि होमर के कैरेक्टरिस्टिक्स, हॉरिस के और जुवेनल के. इन सभी फीचर्स को फॉलो किया पोप ने भी, स्विफ्ट ने भी और ड्राइडन ने भी. इसीलिए इस टाइम पीरियड को ऑगस्टिन टाइम पीरियड बोला जाता है. पोएटिक हिस्ट्री का चैप्टर अधूरा रह जाएगा अगर हमने बात नहीं की मैक फ्लेक्नो की. ऑल्दो 18th सेंचुरी में नहीं, 17th सेंचुरी के एंड में लिखी गई थी ये, लेकिन अपने आप में बहुत ही ग्रेट पोएट्री है ये मैक फ्लेक्नो, जो कि जॉन ड्राइडन ने अपने ही एक फ्रेंड को मॉक करते हुए लिखी थी जिनका नाम था थॉमस शेडविल. और बहुत पॉपुलर लाइन्स के साथ इस पोएट्री की शुरुआत होती है. ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके एंड व्हेन फेट समॉन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे. हर चीज को डीके होना ही है, इवन मोनार्क्स को भी. रोमांटिक पीरियड कंसिडर टू बी द गोल्डन पीरियड, या फिर ऐसा पीरियड जो सबसे ज्यादा याद रहता है सबको. जो भी पर्सन लिटरेचर पढ़ने की शुरुआत करते हैं उनको और कोई पीरियड याद हो या ना हो, लेकिन रोमांटिक पीरियड याद रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1798 के लिरिकल बैलेड के साथ. और सबसे ज़्यादा रीड किया जाता है रोमांटिक पोएट्स को. इनमें कुछ खास नाम हैं: विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिनको कि हम फर्स्ट जनरेशन का रोमांटिक पोएट मानते हैं, और पीबी शेली, लॉर्ड बेरॉन एंड जॉन कीट्स, जिनको कि हम सेकेंड जनरेशन का रोमांटिक पोएट मानते हैं. धीरे धीरे रोमांटिक एरा विक्टोरियन एरा में कन्वर्ट होने लगा था, टू बी स्पेसिफिक फ्रॉम अराउंड 1830s, जिसमें पोएट्स थे हमारे लॉर्ड टेनिसन, Robert Browning and his wife Elizabeth Barrett Browning, the first women to gain significant prominence in English poetry. इसके साथ ही साथ और भी कई राइटर्स हैं. मैथ्यू ऑर्नल्ड, जो कि अपने क्रिटिसिज्म के लिए भी इक्वली पॉपुलर हैं. जीएम हॉपकिंस के साथ ये ट्रबल रही कि उनकी पोएट्रीज अनपब्लिश्ड रही उनकी डेथ तक. और भी काफ़ी पोएट्स, गैब्रियल एंड क्रिस्टीना रोजेटी, जो कि प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के भी पार्ट रहे हैं. प्री रेफेलाइट वॉज अ पोएटिक ग्रुप. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से शुरुआत हो गई थी मॉडर्निज्म की, और इम्पैक्ट आने लगा था सब पर वॉर का. वॉर ने जो भी वायलेंस, जो भी दहशत, जो भी ट्रॉमास क्रिएट किए थे लोगों के माइंड में, उनका इम्पैक्ट पोइट्री में भी नजर आने लगा था. और इसी तरीके से कुछ पोएट्स आए जिनको हम कह सकते हैं वॉर पोएट्स. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दो पोएट्स हैं, विल्फ्रेड ओवेन एंड सिगफ्रीड सिसॉन. इसके साथ ही रूपर्ट ब्रॉक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको वॉर पोएट्स को कैटेगराइज करने के लिए क्वेश्चन आए तो ये तीन नाम वहाँ होंगे ही होंगे. इन तीन नामों से आप हिंट लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. द पोएट्स हु emerged ड्यूरिंग द पीरियड वर men and more rarely and less importantly women who had been broken in spirit. मैंने आपको बताया वॉर के इम्पैक्ट्स थे. और ग्रेटेस्ट पोएट्स विल्फ्रेड ओवेन, सिगफ्रीड सिसोन, मेनी अदर्स लाइक रूपर्ट ब्रॉक, रॉबर्ट ग्रेव्स, हॉर्समैन एंड जॉन मैक्रे. तो ये सभी पोएट्स आप याद रखिए एज वॉर पोएट्स, जिन्होंने वॉर को कंडेम्ड करते हुए बहुत सी पोइट्रीज लिखी. वॉर पोएट्स के साथ साथ ही मर्ज कर रहा था मॉडर्निज्म टाइम पीरियड. मॉडर्निज्म में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है वॉर्स का, बट नॉट वेरी डायरेक्टली. कुछ राइटर्स जैसे कि टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड एंड इवन W.B. येट्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं मॉडर्निज्म पोएट्स में.
हु आर बोथ अमेरिकन। ये दो पोइट्स तो अमेरिकन थे बाय बर्थ, लेकिन धीरे धीरे दे गॉट द सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटेन। Modernist poetry is often heavy on symbolism and illusion and light on rhyme and rhythm. तो मॉडर्निज्म पोइट्री ऐसी होती है जिसमें कि राइम का और मीटर का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन इल्यूशन, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हो कॉन्टेम्प्रेरी सिनारियोज को। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड ही है। अगर आप इस पोइट्री को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब। वेस्टलैंड और मेरा नाम डालेंगे तो इस पोइट्री के सभी पार्ट्स आ जाएंगे। लगभग 5 to 6 पार्ट्स में मैंने इस पोइट्री को कवर किया है। काफ़ी बड़ी पोइट्री है लेकिन बहुत फेमस पोइट्री है। हर लिटरेचर स्टूडेंट को इस पोइट्री को कवर करना ही चाहिए। अब अगर हमसे कोई पूछे कि पोइट्री का पर्पस क्या है, तो पोइट्री का पर्पस है अपनी लैंग्वेज के थ्रू अटेंशन ग्रैब करना। नॉर्मल प्रोज में तो हम लोग बात करते ही हैं, लेकिन जब बात करते हैं सिलेबल में, साउंड में, रिदम में, तो वो रिदम और म्यूजिक जो है ना वो अट्रैक्ट करता है लिसनर को। दैट ओपन्स आवर सेंसेस एंड मेक्स अस अवेयर ऑफ हाउ वी टेक मीनिंग इनटू आवर बॉडीज। कोई भी म्यूजिक सुनते ही डांस करने का मन क्यों करता है? इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ म्यूजिकल सेंस होती है। पोएट्री इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द वर्ल्ड अराउंड अस, और वो भी एक सिंपल म्यूजिकल रिदमिक वे में। पोएट्री स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एबिलिटी टू शेड अ साइडवेज लाइट ऑन द वर्ल्ड, सो द ट्रूथ स्नीक्स यू अप। तो पोइटिक वे में, रिदमिक वे में, म्यूजिकल वे में हमें कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ पता चल जाती हैं। पोइट्री हमें कई बार तो इतना भी सिखाती है कि जीना कैसे है। फ्यूचर वीडियोस में मैं कवर करूंगी लिरिक्स, सोनेट और बैलेड, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स, बिल्कुल सेपरेट वीडियो में डिटेल में कवर करवाया जाएगा, जिससे कि अगर आपका कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है या ऑब्जेक्टिव एग्जाम है बहुत ही अच्छे से हो जाए। और सिस्टीना, एक्रोस्टिक, हाइकू, लिमरिक, एपिटेप, इनके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो कंबाइन करूंगी इन सभी टॉपिक्स के लिए। तो ये सभी टॉपिक्स, चाहे लिरिक्स, सोनेट और बैलेड हो या फिर सिस्टीना, एक्रोस्टिक, ये सभी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ही काम आएंगे। तो भूलिए मत मेरे वीडियोस को देखना। Please do share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments. Keep watching and do like and comment.